बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, आप तो बड़े करू रिपोर्टर हैं यार। करूँ? हाँ हाँ, ये वैसे बातें यार। शातें नहीं, मैं आपको वजह बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के हवाले से कल आपने प्रोग्राम में ये कहा कि ये बेसिकली उसके अंदर एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि कल ही एक समरी मूव हुई, कैबिनेट के थ्रू सर्कुलेशन उसकी मंजूरी ली गई और प्राइम मिनिस्टर के से अप्रूवल लेकर उसको भिजवा दिया गया प्रेसिडेंट को, और आज प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया है। एक तो उसका बैकग्राउंड बताएं और दूसरा ये बताएं कि उसके अंदर बारीक वारदात क्या डाली गई है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। एक तो ये मैं अकेला नहीं हूँ जनाब, ये तो कल खबर चूँकि वो सिस्टम चल पड़ा था तो बहुत सारे साफ़ी भाइयों ने ये खबर की थी कि ऑर्डिनेंस की तैयारी हो रही है और जारी है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में आया था बेसिकली। कौन लाया था? ये पीडीएम की हुकूमत लाई थी और अभी उसकी 1 साल बाद ये अमेंडमेंट आ रही है जिसको बहुत सारे लोग यू टर्न कह रहे हैं। पहले बताएं वो अमेंडमेंट क्यों लाई गई थी? हाँ जी, और ये क्यों लाई गई ये है? क्यों लाई हाँ गई है? जी, अभी एक तो 2 चीज़ें हैं इसमें जो कल एक हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी पहले भी, वो भी ज़रूरी है बयान करना कि जो प्लान बी हमें नज़र आ रहा है वो प्लान बी यही नज़र आ रहा है कि अगर फजलुर रहमान साहब की जमात उनका साथ नहीं देती पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी पे, तो फिर हम दूसरे तरीके से नंबर गेम पूरे करेंगे, जिसके लिए मैंने कल बताया था आपको कि स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया, बाकी स्पीकर्स ने भी सूबाई असम्बलियों को लिख दिया, उधर से केपी वाले ने भी लिख दिया कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन उधर उन्होंने लिखा ख़त और फिर मीटिंग भी होती रही है, उस पर शायद शाम तक कोई डेवलपमेंट भी हो जाए। नेशनल असम्बली ने, उसके बाद मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे आता हूँ। नेशनल असम्बली ने जो नंबर गेम है पार्टी वाइज उसको अपनी वेबसाइट पे चेंज कर दिया। अब उन्होंने पीटीआई को जो 39 नशिस्तें अलॉट की थी वो उन्होंने विड्रा कर ली और जो 41 आज़ाद थे उनको भी विड्रा करके तीसरी बार उनको दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल कर दिया। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 मेंबर वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं और बाकी पार्टी पोजीशन जो है साथ वाजे कर दी गई है। मतलब बारीक वारदात का आगाज हो चुका है। आगाज, जिसका मतलब ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो सीटें नहीं मिलनी। साथ में आपने जो कानून एक पास किया था कि ये सीटें बाकियों को दे दें, तो आपने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया कि ये सीटें बाकी तो दे दें। तो अब अगर वो बाकियों को अलाट हो जाती हैं सीटें तो वो जल्दी जल्दी से वो नंबर गेम पूरी करेंगे और इजलास बुलाएंगे और वो अपनी आइनी तरमीम को अप्रूव करवा लेंगे। अब ये है एक पार्ट इस सारी स्टेज का। अब दूसरा पार्ट वो है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में है कि उसको आपने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कैसे लेना है। तो सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा के हाथ बंधे हुए थे। उसके लिए अब मैं उस बैकग्राउंड पे आता हूँ कि जब उमर अता बंदयाल चीफ जज थे तो आपको याद होगा कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी और वो इलेक्शंस होने थे जो असम्बलियों के, केपी और पंजाब की असम्बलियों के, और फिर ये सारा मामला जो कौमी असम्बली वाला हुआ, बेंच फिक्सिंग का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता था और अपोजिशन की जमातें कहती थी बेंच फिक्सिंग हो रही है, हमने इसको तोड़ना है। और फिर ये बेंच फिक्सिंग कौन करता था? अलेजिडली उमर अता बंदयाल और हम ख्याल जजेस भी उनको कहा जाता था। इजाजुल एहसन थे और मुज़ाहर अली अकबर नकवी थे और उनका होल्ड था एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पे। तो उसमें काजी फायद ईसा सीनियर थे अकेले और वो एक अपोजिशन की आवाज़ थे या पीडीएम की आवाज़ थे अलेजिडली। तो वो हर, आपको पता है हर इवेंट पे जो कोर्ट का होता था उसमें वो एक माशाल्लाह से बदमज़गी भी क्रिएट करते थे अपनी आवाज़ बुलंद करके, अपनी नई प्रेस रिलीज इशू करके, अपने नए सेपरेट आर्डर इशू करके, सेपरेट नोट इशू करके। ठीक है, खैर कानून आ गया, कौमी असम्बली ने वो कानून लाया है पीडीएम ने। उसके तहत ये था कि जो बेंच बनेंगे उस बेंच को सिर्फ चीफ जस्टिस का पहले इख्तियार होता था कि वो बेंच फिक्स करेगा और केसेस को लगाएगा कि ये केस मैंने मेहताब साहब का सुनना है और इस बेंच में शाहिद साहब होंगे, आप होंगे, ये जज होंगे। उन्होंने कहा जी ये बेंच फिक्सिंग है, ये तो सारे पीटीआई वाले बैठे हैं और इनको रिलीफ दे रहे हैं और ये कर लेते हैं। तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई गई और जो 184(3) का जो वो था इख्तियार सो मोटो ना, उसको भी उस कमेटी के सुपुर्द किया गया। कमेटी फ़ैसला करेगी और वो कमेटी में टॉप 3 सीनियर जजेस यानी कि चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट और उनके बाद वाले, ये जजेस तीनों फ़ैसला करेंगे कि कौन से केसेस लगने हैं। वो सारा रोस्टर तैयार करेंगे सारा, और वो केसेस को भी प्रायोरिटी पे रखेंगे कि ये केस पहले सुनना चाहिए, ये नहीं सुनना चाहिए।
ये सिस्टम करके काजी फायद ईसा की एंट्री होती है वहाँ पे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे स्टे दे दिया था कुछ, फिर बाद में वो स्टे वकेट किया गया था उम्र ताबंदयाल वाला। तो ये सिस्टम चला। अब ये सिस्टम पास होगा, पास ठीक हो है। गया, सिस्टम चल पड़ा, काजी फायद ईसा साहब की एंट्री हो गई, फिर काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बन गए। अब चीफ जस्टिस बने तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट थे सरदार तारक मसूद थे, जो उनके हम ख्याल थे, वो बाद में रिटायर हो गए। जब वो रिटायर हुए तो जस्टिस मुनीब आ गए उसमें, अख्तर सीनियर मोस्ट, और मंसूर अली शाह आ गए सीनियर मोस्ट। अब ये दो हम ख्याल समझे जाते थे, और काजी फायद ईसा उसमें आइसोलेशन माइनॉरिटी में चले गए। तो वो जो हुकूमत की मतलब अलेजिडली जो बैक टू स्क्वायर वन। हाँ, तो अलेजिडली जो बेंच फिक्सिंग हुकूमत करना चाहती थी वो नहीं हो पा रही थी। उसकी बड़ी मिसाल अभी आई, ये जो रिजर्व सीटों वाला फैसला आया 8 रुकनी बेंच का और 11 रुकनी का कि पीटीआई भी सियासी जमात है, उसको इमीडिएट रिव्यू के लिए कॉल किया गया, क्योंकि ये तो नशिस्तें मिल जानी थी पीटीआई को। इमीडिएट रिव्यू को टर्न डाउन कर दिया, मुस्तरद कर दिया उस कमेटी में 2 जजेस ने, मंसूर अली शाह ने और मुनीब अख्तर ने। उनका जी अभी तो तफसीली फैसला ही नहीं आया इसका, तो हम कैसे फिक्स कर दें। लेकिन काजी फायद ईसा वज़ीद थे, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं उसकी एक, कि इसको आप लगा दें इस केस को और रिव्यू कर लें। वो कमेटी की वजह से उनके हाथ बंध गए। अब उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक होल्ड दूसरी तरफ का अलेजिडली बढ़ता गया, तो अब उसका तोड़ करना था। तो उसका तोड़ ये किया गया, बारीक आज तोड़ सामने आया है। वो तोड़ ऑर्डिनेंस की शक्ल में सामने आया कि अब आप जो टॉप 3 सीनियर जजेस हैं उनकी बजाय टॉप 2 सीनियर जजेस होंगे, चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जो मंसूर अली शाह हैं, और तीसरा जज चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से कोई लगा लेंगे कमेटी में। लेकिन एक बार ये बात बताई, मैं बात समझ गया हूँ सारी, यानी 2-1 से फैसला करवाना है हाँ ना? जी, तो वो 2 अपनी मर्जी के कर लेकिन लिए मुझे उन्होंने, ये बताएं, through ordinance, technically। मुझे ये बताएं 25 अक्टूबर के बाद क्या होगा अगर ये चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद रिटायर हो जाते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते हैं, फिर तो गेम सारी उलट जाएगी। उलट जाएगी, लेकिन हो सकता है वो जो काम करना चाहते हैं वो 25 अक्टूबर तक हो जाए। अच्छा। देखिए उसकी एक और एक बात सुने, 25 अक्टूबर के बाद आप कहते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हो सकता है वो चीज़ें कुछ कर ली जाएं, या ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी। हो सकता है हो या ना हो। अब ये तो जो अगर जो सारी गेम प्लान अब अभी स्टेज सेट हो रहा है ना, उसमें वो जो अब असेंबली में सेशन आएगा, ये सारा बंद इसलिए बांधा गया कि अगर असेंबली में आप ऐसी कोई कार्रवाई कर लेते हैं तो इमीडिएटली कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जाहिर है जाएगी, बार काउंसिल्स के नुमाइंदे जाएंगे या वकला जाएंगे या सियासी जमातें जाएंगी, तो वहाँ पे बेंच फिक्सिंग होगी, तोड़। तो वहाँ पे कहेंगे कि यार ये अभी ज़रूरी नहीं है, अभी ये अगर है ज़रूरी तो ये बेंच बनेगा। ठीक है, समझ गए आप गेम प्लान सारी। तो ये है, तो ये आपने खुद ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 1 साल पहले बनाया, और आप जब आप उस वक्त आपके फ़ायदे में था तो आपने उसको करवाया, अब उसका फ़ायदा उल्ट था तो आपने उसको उल्ट करवा दिया। लेकिन कल कलां को इस मुल्क में एक और भी तारीख है ना। हाँ जी, आप कानून जब बनाते हैं तो आपने फॉर टाइम बीइंग फ़ायदा तो सोचते हैं, नजरिया ज़रूरत के, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको याद है बेनज़ीर भुट्टो का एक मुझे याद है कि 97 में जब असम्बली बनी और मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN को 2 ताई अक्सरियत मिली, तो उन्होंने नैब का लॉ जो है ना वो बनाया था, एहतसाब ब्यूरो से कहा जाता था। हाँ जी, कौमी एहतसाब ब्यूरो। बेनज़ीर भुट्टो का वो तारीखी जुमला कि मियां साहब आप मुझे तो विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इस कानून के तहत आप भी अंदर होंगे। हाँ जी, और फिर वक्त ने साबित किया कि ये वक्त सच साबित हुआ। आज जो हो रहा है, नजरिया ज़रूरत के तहत सब आज जो हो रहा है, आपने पहले एक लॉ लाया, फिर उसके अमेंडमेंट लाई उसके अंदर, अब उसको ऑर्डिनेंस के जरिए आप मजीद चेंज कर रहे हैं, तो गेम आपके हाथ से निकल भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली एक तरह से टैक्टिकल मूव है, आर्म ट्विस्टिंग है एक तरह की, अपनी मर्जी के कह लें एलिजिडली फैसले या बेंच फिक्स करवाने के लिए। वो बेंच फिक्सिंग जिसका आप इल्ज़ाम लगाते थे अब आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात आखिरी मुझे बताइए। इसमें बारीक वारदात दूसरी भी सुन लेना। इसमें एक और भी अमेंडमेंट उन्होंने की है। वो अमेंडमेंट ये किया है कि पहले जो होता था रिव्यू अपील होती थी 184(3) की या किसी बड़े केस की, जिसमें वो कहते थे कि आप मुतलका फरीक नहीं हैं तो इसलिए आप इसमें आपकी पटिशन नहीं सुनी जाएगी। जो मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रायल वाला केस आया उसमें हुकूमत पाकिस्तान फरीक बनने लगी, तो कोर्ट ने कहा था कि आप तो मुतलका फरीक ही नहीं है इसमें,
तो आप क्यों इसमें आ रहे हैं बीच में? अब ये अमेंडमेंट जो 7 आर्डिनेंस में बारीक वारदात की गई है कि गैर मुतलका अफरीक वो भी जो पार्टी शामिल हो बन सकते हैं। सकता है, वो भी उसकी भी दरख्वास्त सुनी जा सकती है। ठीक है। तो बेसिकली हर तरीके से कोर्ट के ज़रिए एक मैनिपुलेशन का एक तासुर ये जा रहा है कि आप एक तरीका वारदात करने जा रहे हैं, और जो कुछ आप जल्दी जल्दी आने वाले दिनों में असम्बली में करेंगे उसकी एंडोर्समेंट भी आप शायद करने की कोशिश करें या रिजेक्शन ले लें, कोई आप प्ली ले लें। लेकिन इससे होगा क्या? मामला देखें और कंट्रोवर्शियल होगा। हुकूमत का और उनके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि ये अवाम के जल्दी फैसलों के लिए है, ये अवाम की आसानी के अच्छा, लिए है। ये एक सब चीज़ सियासी बयानबाजी एक है। जल्दी मुझे से पूछने दें, ये जो आईनी कोर्ट का इशू है जी। और ये जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, आपके ख्याल में ये 25 अक्टूबर से पहले पहले हाँ जी। इसको असम्बली से और सेनेट से पास करवाने के लिए हुकूमत नई सबबंदी कर रही है? कर रही है। और इस पे कब तक आप कोई चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, देखें, बहुत ज़्यादा कोशिश तो यही होगी कि ये किया जाए। सरदर्द की बाजी मैंने पहले भी अर्ज़ किया था होगा। लेकिन आखिरी बात यह है कि जिस तरीके के कंट्रोवर्शियल अब काजी फायद ईसा भी हो चुके हुए हैं, मैं पहले भी ये अर्ज़ की थी कई प्रोग्राम्स में, अभी भी कह रहा हूँ, मुझे यही खदशा नज़र आ रहा है कि ये घर ही जाएंगे। ये हो सकता है आईनी कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ना बने, कोई नया बंदा लग जाए ठीक है। और ये घर जाएं, और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हों। लेकिन वो आने वाले दिनों में सारी अब गेम खुलेगी कि बिल कौन सा आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रख लेते हैं, क्या क्या नहीं पेश करते। अगर इस तरीके से उनको काम हो जाते हैं तो वो आगे क्या करते हैं। स्ट्रैटेजी तो देखें दिन ब दिन बदलती जाती है। तो आने वाले दिनों में ये अनफोल्ड होगा। मेरा ख्याल है कि क्या काजी फायद ईसा काजी किस फायद तरफ जा रहे ईसा, हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक घर ही जा रहे लेकिन हैं। अगर मुझे ये बताएं कि तमाम जजेस की उम्र की मियाद बढ़ जाती है, जी फिर कैसे कर जाएंगे? हाँ जी, अगर तो वो फजलुर रहमान साहब के बगैर इस तरीके से करेंगे, लेकिन इस तरीके से करना खुद सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के लार्जर बेंच के फैसले की वायलेशन है। क्योंकि वो तो सीटें अलाट कर चुके हुए हैं, वो पीटीआई को सियासी जमात कह चुके हुए हैं, और वो ये भी कह चुके हुए हैं कि ये सीटें आप दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते आईनी तौर पर। नहीं, उसमें आप देखिएगा ना, कोई ना कोई बारीक वारदात यही है ना कि देखें, आपने कानून पास कर लेना है, उसके हाँ। बाद असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग हो जानी है एलिजिटली, तो मामला कंट्रोवर्शियल रह के आपने थोड़ा बहुत आगे टाइम गुजार लेना है। लेकिन कब तक गुजारना है ये वो बताएंगे, फिर पता चलेगा। देखें, हमने बड़ी तफसील से बात की। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दीजिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।